एकांश ने काव्या को फिर हवा में लटका दिया था। काव्या घबराते हुए बोली, सर ये आप क्या कर रहे हैं? प्लीज छोड़ दीजिए, मुझे लग रहा है। एकांश ने काव्या के पीछे से कुर्ती पकड़ी थी, जिससे वो गले में टाइट हो गई थी और उसको ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसका गला दबा रहा हो। काव्या के फेस पर दर्द साफ समझ आ रहा था। काव्या को दर्द में देखकर एकांश ने उसको छोड़ दिया। काव्या फिर धड़ाम से नीचे गिरी। उसने अपनी कमर पर हाथ रख लिया और सिर उठाकर एकांश को घूरने लगी। एकांश ने एक नज़र काव्या को देखा, बेड पर जाकर बैठते हुए बोला, मुझे घूरने से अच्छा तुम अपनी जबान कम खोलो। जैसे चार लोगों के सामने डरकर रहती हो, वैसे ही मेरे सामने रहो। काव्या ने कोई जवाब नहीं दिया और उठकर खड़ी हुई। सीरियस टोन में एकांश के पास आकर बोली, सर आप मुझसे क्या चाहते हैं? एकांश, पानी। काव्या नासमझी से बोली, क्या? एकांश, कान भी खराब है क्या? सुनाई नहीं देता? मुझे पानी पीना है, जाओ लेकर आओ। काव्या फिर एकांश को घूर कर देखने लगी। एकांश फिर बेड पर पैर पर पैर डाले लेट गया और बोला, लगता है इतने में तुम्हारा पेट नहीं भरा। तुम अपने हाथ पैर पूरी तरह तोड़वाना चाहती हो। काव्या ने मुंह बनाकर एकांश को देखा और अपने बैग से पानी की बोतल निकालकर एकांश के सामने कर दी। एकांश बोतल को देखकर बोला, मैं प्लास्टिक की बोतल का पानी नहीं पीता। काव्या धीरे से गुस्से में बोली, तो क्या कुआं खोदूं आपके लिए? लेकिन फिर भी एकांश ने सुन लिया और वो अपने सर पर हाथ रखकर आंखें बंद करते हुए बोला, मरीली सी 1.5 फुटी लड़की कुआं खोदने की बात बोलते हुए अच्छी नहीं लगती। तुम बस अपने ये बेजान से हाथों से गिलास में ही पानी ले आओ, वही बहुत बड़ा तीर मारने के बराबर होगा तुम्हारे लिए। काव्या ने चिढ़कर एकांश को देखा और उसको बोतल से मारने को हुई पर रुक गई। वो अभी एकांश से पंगे नहीं ले सकती थी। ये तो अच्छा था एकांश की आंखें बंद थीं, तो उसने काव्या को बोतल से मारने की कोशिश करते नहीं देखा। काव्या ने बोतल साइड में रखी और पैर पटकते हुए डोर के पास चली गई। काव्या ने अपने रूम के डोर को थोड़ा सा ओपन करके बाहर झाँक कर देखा। रमा जी तो आसपास नहीं है, तो वहाँ पर कोई नहीं था। काव्या फिर डोर बंद करके बाहर आई और जल्दी से किचन में आके एक गिलास में पानी निकाला और फिर अपने रूम के पास आई और डोर ओपन ही करने जा रही थी कि पीछे से उसके पापा विजय जी बोले, बेटा चलो खाना खा लो। काव्या अचानक से डर गई और पलटकर डोर से टेक लेकर खड़ी होकर घबराते हुए बोली, पापा भूख नहीं है। विजय जी, पर बेटा तुम सुबह भी ऐसे ही चली जाती हो, ना लंच बॉक्स लेकर जाती हो और अब रात को भी खाना खाने से मना कर रही हो। ऐसे तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। काव्या, पापा मैंने अपने दोस्त के साथ कंपनी में लंच कर लिया था। आज मैंने एक डील फाइनल करवाई तो उसकी पार्टी दी, तो कुछ ज़्यादा ही खा लिया, अब मन नहीं है। अब तो बस नींद आ रही है। विजय जी मुस्कुराकर बोले, ठीक है जाओ सो जाओ। काव्या भी मुस्कुरा दी और विजय जी का वहाँ से जाने का वेट करने लगी, क्योंकि डोर ओपन करते ही सामने बैठ पड़ा था और एकांश वहीं लेटा था। विजय जी वहाँ से गए तो काव्या जल्दी से अंदर आई और डोर लॉक करने लगी कि उसको अपने बगल से गुस्से से भरी आवाज़ आई, तो तुम पार्टी कर रही थी? काव्या अचानक से चौंक गई और उसके हाथ से पानी का गिलास छूटकर पीछे गिर गया और सारा पानी उछलकर एकांश के कपड़ों के ऊपर गिरा। काव्या ने फिर अपने मुंह पर हाथ रख लिया। एक बार फिर उसने एकांश के कपड़े खराब कर दिए। सोचते हुए काव्या डर से पीछे की तरफ होने लगी। एकांश गुस्से में उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, ओवर कॉन्फिडेंस आ गया है। एक डील फाइनल होने पर पार्टी करोगी? काव्या अपने मुंह पर हाथ रखे अपना सिर नामे हिलाने लगी। एकांत उसकी तरफ बढ़ते हुए फिर बोला, नहीं अब तुम करो पार्टी, बहुत शौक है ना पार्टी करने का। अब तुम चलो मेरे साथ पार्टी में। काव्या की आंखें बड़ी हो गईं। वो अपने मुंह पर हाथ रखे हुए ही बोली, क्या? एकांश ने काव्या की बाजू पकड़कर रोक लिया और उसके मुंह से हाथ हटाते हुए बोला, हाँ जाओ रेडी होकर आओ, वरना ऐसे ही खींच कर ले जाऊंगा। काव्या अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, सर आपको पता भी है आप क्या बोल रहे हैं? मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। आप जा रहे हैं, वो भी अभी इसी वक्त मेरे रूम से। एकांश काव्या को दोनों बाजू से पकड़ते हुए बोला, तुम मुझे रूम से बाहर निकालोगी? काव्या, सर देखिए मुझे आपसे कोई बहस नहीं करनी है, आप चले जाइए, वरना। एकांश, वरना क्या? काव्या, वरना मैं चिल्लाऊंगी। एकांश के फेस पर डेविल स्माइल आ गई और वो बोला, चिल्लाओ। काव्या ने मासूम सा मुंह बना लिया
वो समझ गई एकांश ये बात जान चुका है कि काव्या कभी मदद के लिए चिल्लाकर अपनी फैमिली को नहीं बुला सकती। उसकी फैमिली उसको ही गलत समझेगी। काव्या को शांत देखकर एकांश बोला, क्या हुआ, चिल्लाओ ना। अगर तुमसे ना हो पाए तो बोलो, मैं चिल्लाकर बुला लेता हूँ। काव्या ने तुरंत एकांश के मुंह पर हाथ रख लिया और बोली, प्लीज ऐसा मत करना, वरना मेरी मौत आज ही तय हो जाएगी। एकांश काव्या को देखने लगा। काव्या की आंखों में अजीब ही खालीपन था। एकांश ने काव्या का हाथ अपने मुंह से हटाया और बोला, तो चलो। काव्या आराम से एकांश को समझाने के लिए बोली, सर मैं नहीं जा सकती, प्लीज आप मेरे लिए और मुसीबत मत बढ़ाइए। कोई मेरे रूम में आया और मैं नहीं मिली तो बवाल हो जाएगा। एकांश बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, कोई तुम्हारे रूम में देखने कोई आता भी है? तुम जिंदा हो कि मर गई? काव्या शांत हो गई। उसके पास अब बोलने को कुछ नहीं था। एकांश ने सही तो कहा था। उसकी माँ तो बस उसको मारने को ही रूम में आती थी, और उसके पापा तभी रूम में आते थे जब उनको पता चलता था कि रमा जी ने उसको खाने को कुछ नहीं दिया है। तब वो बस खाना देने आते थे। काव्या सोच ही रही थी कि एकांश बोला, चलो वरना मैं खींच कर ले गया तो दोबारा घर रेंग कर आना पड़ेगा। काव्या ने एकांश की तरफ देखा तो एकांश उसके बगल में नहीं था। एकांश विंडो के बाहर खड़ा था। काव्या पीछे होते हुए विंडो तक आ गई, इसलिए एकांश ने उसको हाथ पकड़कर रोका था। काव्या ने एकांश के आगे ही बड़े हाथ को देखा तो कुछ सोचकर उसके हाथ पर हाथ रख दिया और विंडो से कूदकर बाहर आ गई। ऐसा करते टाइम काव्या को बहुत डर लग रहा था, पर उसको कुछ अलग सी खुशी भी महसूस हो रही थी। काव्या के घर से थोड़ी दूर पर एकांश की गाड़ी खड़ी थी। दोनों गाड़ी के पास आए तो काव्या सोचने लगी, वो बैठे तो कहाँ बैठे। वो एकांश की गर्लफ्रेंड तो थी नहीं जो उसके साथ आगे बैठती, और पीछे बैठती तो एकांश को कहीं ऐसा ना लगे काव्या उसको ड्राइवर समझ रही है। काव्या कंफ्यूजन में खड़ी थी कि एकांश ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए बोला, आज भी डिक्की में बैठने का मन है क्या? काव्या को अपनी उस दिन की हालत याद आ गई और उसने हड़बड़ी में एकांश से ही पूछ लिया, मैं कहाँ बैठूं? एकांश ने घूर कर काव्या को देखा, फिर अपनी बगल वाली सीट का डोर ओपन कर दिया। काव्या एकांश को हैरानी से देखने लगी। एकांश उसको अपने बगल में बैठने को बोल रहा था या फिर वो कुछ गलत समझ रही थी। काव्या चुपचाप सी खड़ी सोच रही थी कि वो क्या करे, कि फिर एकांश की तेज आवाज आई, तुम्हारे दिमाग में होल है क्या, जो बातें वहां से निकल जाती हैं? काव्या अपने सेंस में आई और डरते हुए एकांश से बोली, मैं आगे बैठूं? एकांश चिढ़कर बोला, नहीं, गाड़ी की रूफ पर बैठ जाओ। काव्या अपनी नजर उठाकर गाड़ी की रूफ पर देखने लगी, पर गाड़ी बहुत ऊंची थी तो उसको ऊपर कुछ दिख नहीं रहा था। तो वो अपने पंजों पर खड़ी होकर ऊपर देखने की कोशिश करने लगी। एकांश ने काव्या को ऐसा करते देखा तो अपना सिर पीट लिया और गाड़ी से बाहर आया और काव्या के पास आकर उसको गाड़ी के अंदर धक्का दे दिया। काव्या रूप देखने में खोई थी कि अचानक से एकांश के धक्का देने से चौंक गई और चिल्लाते हुए बोली, कोई बचाओ, कोई मुझे किडनैप कर रहा है। एकांश ने काव्या को चिल्लाते देखा तो उसका मुंह बंद करते हुए बोला, चुप। काव्या अपनी आंखें बड़ी करके एकांश को देखने लगी। एकांश चिढ़कर बोला, सिर दर्द हो तुम, जितनी लंबी तुम नहीं उससे लंबी तुम्हारी जबान है। काव्या अपनी आंखें फड़फड़ाते हुए एकांश को शौक में देख रही थी। एकांश काव्या को देखकर शांत हो गया और उसकी आंखों में देखने लगा। काव्या ने एकांश को देखकर अपनी आंखें छोटी कर लीं और एकांश के हाथ पर मारने लगी। एकांश अपने सेंस में आया और काव्या के मुंह से हाथ हटा लिया। काव्या ने एक लंबी सांस भरते हुए कहा, आप क्या मुझे मारने के इरादे से ले जा रहे हो? एकांश ने कोई जवाब नहीं दिया और ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया और काव्या से बोला, सीट बेल्ट लगाओ। काव्या सिर घुमाकर सीट बेल्ट देखने लगी। वो आज पहली बार इतनी बड़ी गाड़ी में, और सबसे बड़ी बात, आगे की सीट पर बैठी थी। उसके पापा के पास गाड़ी नहीं थी, पर परिवार में कुछ रिश्तेदार थे जिनके पास गाड़ी थी। लेकिन जब वो सब कहीं घूमने जाते थे तो काव्या पीछे ही बैठती थी, तो कभी सीट बेल्ट लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। पर आज उसको बहुत एम्बेरसिंग महसूस हो रहा था। वो इतनी बड़ी हो गई थी और उसको ये नहीं पता था कि सीट बेल्ट कैसे लगाते हैं, और उसकी एकांत से भी पूछने की हिम्मत नहीं हो रही थी। काव्या को बस सीट बेल्ट इधर उधर करता देख एकांश बोला,
अब प्लीज ये मत बोलना कि तुमको सीट बेल्ट लगानी नहीं आती। काव्या ने एकांश की तरफ देखा और अपनी नजर नीची कर ली। एकांश ने अपना सिर नामे हिलाया और काव्या की तरफ थोड़ा झुककर सीट बेल्ट निकाली और लगा दी। काव्या बस नजर नीचे किए बैठी थी। उसको अपने ऊपर ही शर्म आ रही थी। वो कितनी बड़ी डफर थी। कुछ समय बाद जब वे दोनों गाड़ी में बैठे थे तब से कार में एकदम शांति थी। पर अब बहुत टाइम हो गया था और काव्या को डर लगने लगा था। वो बाहर से तो शांत थी लेकिन उसके दिल में उथल पुथल मची हुई थी। एक तो वो रात को घर से बाहर थी, वो भी एक लड़के के साथ। वो घर से भागकर आई थी। अगर रमा जी को पता चला तो आज की रात उसकी घर पर आखिरी रात होगी। ऊपर से उसको ये भी नहीं पता था एकांश उसको लेकर कहाँ जा रहा है। उससे जब रहा नहीं गया तो उसने डरते हुए एकांश से पूछ ही लिया, सर हम कहाँ जा रहे हैं? एकांश ने एक नज़र काव्या को देखा, फिर सामने देखने लगा। रात की वजह से रोड पर एकदम सन्नाटा था। काव्या को अब और डर लग रहा था, कहीं एकांश उसको मारने लेकर तो नहीं जा रहा था। उसने क्या एकांश पर भरोसा करके गलती कर दी? काव्या से अब रहा नहीं गया और वो आंखें बंद करके चिल्लाते हुए बोली, सर गाड़ी रोकिए, मुझे आपके साथ कहीं नहीं जाना। मुझे अपने घर वापस जाना है, प्लीज गाड़ी रोकिए। काव्या ने इतना बोला था कि एकांश ने गाड़ी रोक दी। काव्या ने फिर डर से अपनी आंखें खोली तो उसकी आंखें बटेर जैसी बड़ी बड़ी हो गईं। सामने एक रिसॉर्ट था और वहाँ पार्टी चल रही थी। एकांश ने पीछे सीट से अपनी जैकेट उठाई और कार से बाहर निकल गया। काव्या भी बाहर आ गई। एकांश जैकेट पहनकर रिसॉर्ट के अंदर जाने लगा, लेकिन काव्या कार के पास ही खड़ी थी। एकांश ने जब काव्या को अपने साथ आते नहीं देखा तो पलटकर काव्या की तरफ देखकर बोला, अब क्या चार कंधों पर अंदर जाना है? काव्या अपने सेंस में आई और बोली, मुझे अंदर नहीं जाना, मैं घर वापस जाती हूँ। बोलकर काव्या मुड़ी और रोड की तरफ जाने लगी। वो कुछ कदम ही बढ़ी थी कि एकांश ने उसका हाथ पकड़ लिया और कार से लगाते हुए बोला, तुमको मुझे गुस्सा दिलाने में मजा आता है क्या? काव्या एकांश को देखने लगी। एकांश फिर बोला, मैंने बोला अंदर चलो, मतलब अंदर चलो। काव्या हिम्मत करके बोली, सर मुझे नहीं जाना, प्लीज मुझे जाने दीजिए। एकांश चिढ़कर बोला, क्यों, तुमको घर जाकर किसी और के साथ पार्टी करनी है? काव्या नासमझी से एकांश को देखने लगी। उसको समझ में नहीं आया एकांश बोलना क्या चाहता है। काव्या के एक्सप्रेशन देखकर एकांश चिढ़ते हुए बोला, ये बेकार से एक्सप्रेशन मुझे मत दिखाया करो। काव्या ने अजीब सा मुंह बना लिया और एकांश को अपने सामने से हटाते हुए बोली, सर ना मुझे कुछ देखना है ना दिखाना है, मुझे बस घर जाना है। एकांश, क्यों जाना है? काव्या हैरानी से बोली, क्यों का क्या मतलब होता है? आप लोग लेट नाइट पार्टी करते होंगे, पर मैं नॉर्मल इंसानों की गिनती में आती हूँ जो नाइट में सोते हैं। एकांश, तुम और नॉर्मल इंसान? काव्या, यस सर। इतना बोलकर काव्या फिर जाने के लिए बढ़ी तो एकांश ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसको सीधा पार्टी के अंदर ले जाने लगा। काव्या हैरानी से एकांश को रोकते हुए बोली, सर आप ये क्या कर रहे हैं? मैंने मना किया ना। एकांश, तो मैं क्या करूं? मैंने पहले ही बोला था अंदर चलो, तुमने नहीं सुना। इट्स योर प्रॉब्लम। काव्या, सर आप क्यों मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे हैं? खुद तो हीरो बने हुए हैं, मुझे कबाड़ी बनाकर पार्टी में ले जा रहे हैं। आपने क्या मेरी इंसल्ट करवाने की कसम खाई है? काव्या की बात सुनकर एकांश रुक गया और काव्या की तरफ पलटकर आंखें छोटी करते हुए बोला, तुम अंदर इसलिए नहीं चलना चाहती क्योंकि तुमको लगता है तुमने कपड़े अच्छे नहीं पहने? काव्या मासूमियत से बोली, और नहीं तो क्या, देखो कितना बड़ा रिसॉर्ट है, वो देखो यहाँ से गार्ड ने ही कितने क्लासी कपड़े पहने हैं और आप मुझे कबाड़ी बनाकर अंदर ले जा रहे हैं। अच्छा तरीका निकाला है मुझे टॉर्चर करने का। एकांश ने काव्या को घूरते हुए कहा, तो जब कहा था चेंज करो तो चेंज क्यों नहीं किया? काव्या, तो आपने मुझे बताया आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? एकांश ने गहरी सांस ली, फिर काव्या को ऊपर से नीचे तक देखा। काव्या ने अभी भी वही सुबह वाला सलवार सूट पहना था। एकांश ने कुछ सोचा और काव्या को कार के पास लेकर आया और अपनी जैकेट निकाल कर देते हुए बोला, अपनी कुर्ती ट्राउजर में इन करो और ऊपर से जैकेट पहनो। काव्या मुंह खोलकर हैरानी से एकांश को देखते हुए बोली, ट्राउजर? कहाँ है ट्राउजर? एकांश, जो तुम पहने हो। काव्या, ये सलवार सूट है, ट्राउजर नहीं। एकांश, तुम बकवास मत करो,
सब सेम ही होता है। जितना मुंह चलाती हो उतना दिमाग चलाओगी तो अच्छा रहेगा। काव्या मुंह खोलकर हैरानी से एकांश को देखने लगी। एकांश काव्या को देखकर बोला, मुंह क्या फाड़ रही हो? जल्दी करो, घर वापस नहीं जाना है क्या? काव्या ने अपना सिर हाँ में हिला दिया। एकांश ने अपनी जैकेट काव्या के हाथ में रखी और बोला, तो फिर जाओ, चेंज करो, वरना ऐसे ही अंदर चलो। तुम ऐसे भी चलोगी तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तुम अपना देखो। काव्या ने एकांश को देखा, फिर उसकी जैकेट को देखकर बोली, मैं आपकी जैकेट पहनूं? एकांश, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? कितना मुंह चलाती हो? तुम्हारे पास बस 2 मिनट हैं, पहनना हो तो पहनो, वरना ऐसे ही अंदर ले जाऊंगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुमने क्या पहना है, क्या नहीं। काव्या ने मुंह बनाकर एकांश को देखा और कार के अंदर चली गई। एकांश ने अपना सिर नामे हिलाया और कार से टेक लेकर खड़े होकर अपने फोन में कुछ करने लगा। काव्या 2 मिनट बाद कार से बाहर आई तो एकांश अपने फोन में देखते हुए बोला, चलो। काव्या फिर वहीं खड़ी रही तो एकांश ने अपना फोन बंद किया और काव्या की तरफ देखकर बोला, अब क्या प्रॉब्लम है? काव्या मासूमियत से बोली, ये जैकेट बहुत बड़ी है। एकांश, तो क्या अब इसको कट करके तुम्हारे साइज का करूं? काव्या, मैं बहुत अजीब लग रही हूँ, सब मुझे देखकर बातें करेंगे। एकांश, अजीब तुम नहीं, तुम्हारा ये छोटा दिमाग है। कुछ भी पहनो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारी पर्सनालिटी, हमारी एटीट्यूड, हमारे बिहेवियर से झलकती है, ना कि कपड़ों से। काव्या फिर एकांश को देखने लगी। एकांश काव्या के पास आया और उसकी गुथी हुई चोटी खोलकर उसके आगे के कुछ बाल एक साइड से दूसरी साइड करके बोला, हम जो पहनते हैं वो स्टाइल होता है, कपड़े कोई भी पहनो, बस आप कंफर्टेबल होने चाहिए। क्या तुम इन कपड़ों में कंफर्टेबल फील कर रही हो? काव्या ने अपनी पलकें झपका दी। एकांश, गुड बी कॉन्फिडेंट, बोलकर एकांश फिर आगे बढ़ गया। काव्या मुस्कुरा दी। उसने एक बार फिर अपने आप को देखा और एकांश के पीछे चली गई। एकांश और काव्या अंदर आए तो पार्टी में स्लो म्यूजिक बज रहा था। कुछ लोग आपस में बातें कर रहे थे तो कुछ लोग कपल डांस कर रहे थे। पार्टी देखने में बहुत हाई फाई लग रही थी। डेकोरेशन भी वहाँ का बहुत डिसेंट था। एकांश ने एक नज़र काव्या को देखा तो काव्या चारों तरफ नजरें घुमाकर देख रही थी। काव्या कुछ नर्वस लग रही थी। एकांश खड़ा था कि मिस्टर सिंह एकांश को देखकर उसके पास आए और बोले, हेलो। एकांश ने मिस्टर सिंह की तरफ देखा और उनको हेलो कहा। मिस्टर सिंह बोले, बहुत लेट हो गया तुमको, मुझे लगा तुम आओगे नहीं। एकांश, थोड़ा काम में बिजी था तो लेट हो गया। मिस्टर सिंह, रूही बहुत बार तुम्हारे बारे में पूछ चुकी है, तुमको देखेगी तो खुश हो जाएगी। एकांश बस हल्का सा मुस्कुरा दिया। काव्या ने भी मिस्टर सिंह की तरफ देखा तो उसकी आंखें बड़ी हो गईं। काव्या मिस्टर सिंह को पहचानती थी। उसने आज ही मिस्टर सिंह को देखा था और उनकी कंपनी के साथ डील फाइनल की थी। मतलब ये पार्टी मिस्टर सिंह की थी और एकांश उसको अपने साथ उस पार्टी में लाया था। काव्या सोचते हुए एकांश की तरफ देखने लगी। ये तो उसकी पर्सनल पार्टी थी ना, तो एकांश उसको क्यों लाया? काव्या सोच ही रही थी कि मिस्टर सिंह काव्या को देखकर बोले, तुम? काव्या मिस्टर सिंह की तरफ देखने लगी। मिस्टर सिंह काव्या को कहाँ देखा है, याद करते हुए बोले, तुमने ही आज प्रोजेक्ट प्रेजेंट किया था ना? काव्या ने बस अपना सिर हाँ में हिला दिया। वो क्या बोले उसको समझ नहीं आ रहा था। मिस्टर सिंह काव्या को देख रहे थे, उनको भी समझ में नहीं आ रहा था काव्या से क्या बोलें। वो एकांश को पहले से जानते थे। एकांश किसी से इतना मतलब नहीं रखता था, तो कंपनी की एक कॉमन एम्प्लॉय को पर्सनल पार्टी में लेकर आना उनको कुछ समझ नहीं आया। एकांश मिस्टर सिंह के सवालिया नजरें समझते हुए बोले, अंकल, रूही नहीं दिखी? मिस्टर सिंह मुस्कुरा दिए और इधर उधर रूही को देखते हुए बोले, वो अपने दोस्तों के साथ थी, मैं इन्फॉर्म कर देता हूँ तुम आ गए हो। इतना बोलकर मिस्टर सिंह वहाँ से चले गए। एकांश ने फिर एक कॉर्नर की टेबल देखी और उसमें जाकर बैठ गया। काव्या भी उसके पास आकर खड़ी हो गई और उसकी एकांश के बगल में बैठने की हिम्मत नहीं हो रही थी। टेबल के पास जॉइंट सोफे वाली चेयर रखी थी तो उसको अगर बैठना था तो एकांश के बगल में ही बैठना पड़ता, और वो एकांश के बिल्कुल बगल में कैसे बैठ सकती थी? एकांश ने काव्या को खड़े देखा तो आंखें छोटी करते हुए बोला, तुम समाधि पर खड़ी हो क्या? काव्या ने एकांश को देखा
और मासूमियत से बोली, मैं कहाँ बैठूं? एकांश अजीब तरह से काव्या को देखते हुए बोला, तुमको नहीं लगता तुम कुछ अजीब हो? काव्या ने एकांश को देखकर अपना सर नीचे कर लिया। एकांश ने अपना सर नामे हिलाया और काव्या का हाथ पकड़कर अपनी बगल में बैठा लिया। काव्या की आंखें बड़ी हो गईं। तभी एक वेटर ने टेबल पर पानी और जूस लाकर रख दिया। एकांश ने काव्या के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया और जूस उठाया और अपना फ़ोन निकालकर उसमें देखते हुए धीरे धीरे पीने लगा। काव्या ने एकांश को देखा, फिर हिम्मत करके बोली, सर आप मुझे पार्टी में क्यों लाए? एकांश ने काव्या को एक नज़र देखा और फिर फ़ोन में देखते हुए बोला, क्योंकि मैं यहाँ किसी को नहीं जानता। काव्या फिर हैरान हो गई और सोचने लगी, क्या अगर एकांश यहाँ किसी को नहीं जानता तो क्या उसको जानता है, जो उसको अपने साथ कंपनी के लिए लेकर आया है? उनको मिले तो आज बस 2 दिन ही हुए हैं और इन 2 दिनों में उन दोनों की बस लड़ाई ही हुई है। काव्या सोच ही रही थी कि एकांश बोला, जाओ मेरे लिए खाना लेकर आओ। काव्या अपने सेंस में आई और हैरानी से एकांश को देखने लगी। एकांश फिर बोला, तुम पूरी डिफेक्टेड पीस हो, कभी मुंह फैला लेती हो तो कभी आंखें। नॉर्मल नहीं रह सकती हो क्या? काव्या नॉर्मल होते हुए बोली, सर मैं नॉर्मल ही रहती हूँ, आप ही मुझे शौक देते हो। एकांश, जिस दिन शौक दूंगा उस दिन हॉस्पिटल में दिखाई दोगी, इसलिए अब मुंह कम चलाओ और जाकर मेरे लिए खाना लेकर आओ। मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है, अब मुझे भूख लगी है। काव्या ने मुंह बनाकर एकांश को देखा और उठकर जाते हुए मन में बोली, अब समझ आया मुझे क्यों लाए हैं अपने साथ, ताकि मुझे बेटर बना सकें और खुद महाराजा के जैसे फैल के रौब झाड़ें। काव्या बड़बड़ाते हुए जा रही थी कि उसको याद आया, उसको तो पता ही नहीं है एकांश को खाने में क्या पसंद है, वो खाने को लाएगी क्या। काव्या फिर एकांश के पास आई और बोली, सर आप क्या खाएंगे? एकांश अपने फ़ोन में देखते हुए बोला, जो तुमको पसंद आए ले आना। काव्या ने मुंह बनाकर कहा, सर मेरी पसंद और आपकी पसंद में बहुत अंतर है, मेरा लाया खाना आपको पसंद नहीं आया तो? एकांश फ़ोन से नजरें हटाकर काव्या को घूरते हुए बोला, तो तुम दोबारा जाओगी और मेरे लिए खाना लेकर आओगी? काव्या चिढ़कर बोली, मैं क्या आपकी वेटर हूँ जो आपको बार बार खाना ला कर दूंगी? एकांश, ये अच्छा नाम रखा है तुमने अपना, आज से तुम मेरी वेटर भी हो, तो अब जाओ वरना। काव्या ने चिढ़कर एकांश को देखा और पैर पटकते हुए चली गई। थोड़ी देर में काव्या एकांश के लिए एक प्लेट में खाना लगाकर लाई और एकांश के सामने रखने लगी कि अचानक से एक लड़की आई और एकांश को साइड हग करते हुए बोली, हाय। काव्या उस लड़की को देखने लगी। गोरा रंग, अच्छी हाइट, उस पर उसने ब्लैक कलर की ड्रेस पहनी थी जो उसकी सुंदरता पर चार चांद लगा रही थी। काव्या को पता नहीं क्यों अपने दिल में चुभन सी हुई। एकांश ने उस लड़की को नजर तिरछी करके देखा और उसको अपने आप से दूर करते हुए बोला, कैसी हो? वो लड़की रूही एक्साइटेड होते हुए बोली, तुमसे मिल ली, अब अच्छी हूँ। एकांश ने गहरी सांस ली और बोला, अंकल ने बताया तुम्हारा सिलेक्शन हो गया, कांग्रेचुलेसन। रूही, थैंक यू सो मच। तुमको पता है मैं कितनी खुश हूँ, अब मैं तुम्हारे साथ ही ब्राज़ील चलूँगी और तुम्हारे साथ ही रहूँगी। एकांश ने अपनी आंखें छोटी कर लीं। काव्या भी दोनों की बातें सुन रही थी। उसको फिर अपने दिल में कुछ अजीब सा महसूस हुआ। रूही बोल रही थी कि उसकी नज़र पास में खड़ी काव्या पर गई। रूही ने काव्या को ऊपर से नीचे तक देखा और बोली, तुम कौन हो? काव्या रूही को देखने लगी। काव्या को इतना अजीब लग रहा था कि उसको समझ में नहीं आया कि वो क्या बोले। वो चुपचाप खड़ी थी कि रूही एकांश के साइड से काव्या के पास आई और बोली, कुछ बोलती क्यों नहीं? तुम कौन हो? एकांश ने काव्या को नर्वस देखा तो थोड़ा खिसककर सोफे के दूसरी साइड आया और काव्या का हाथ पकड़कर अपनी बगल में बैठा लिया। काव्या एकदम से चौंक गई। ऊपर से एकांश उसके साइड आया था तो अब काव्या बिल्कुल एकांश से चिपक कर बैठी थी। दोनों के पैर आपस में टच हो रहे थे। काव्या आंखें बड़ी करके शौक में एकांश को देख रही थी। इस बार रूही का भी यही हाल था। एकांश किसी लड़की को खुद अपनी बगल में बैठा रहा है, ये बात उसको हजम नहीं हो रही थी। रूही सोचते हुए
काव्या को ऊपर से नीचे तक देखने लगी। काव्या ना सुंदर थी, ना ही ढंग के कपड़े पहने थी। फिर ऐसा क्या था काव्या में जो एकांश उसको अपने बगल में बैठा रहा था? और वो थी कौन? रूही के दिमाग में बहुत से सवाल थे। रूही ने काव्या को देखते हुए एकांश से सीधा पूछ लिया, तुम इस लड़की को जानते हो? एकांश बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, ये मेरी दोस्त है। एंड एक्सक्यूज मी, मैं खाना खा लूं? तुमने तो अपने दोस्तों के साथ खा लिया होगा। रूही ने अपनी आईब्रो आपस में जोड़ ली। वो एकांश के इशारे को अच्छे से समझ रही थी। एकांश उसको इनडायरेक्टली जाने को बोल रहा था। रूही चिढ़ गई और काव्या को घूरते हुए वहां से चली गई। रूही चली गई थी, लेकिन काव्या शौक में बैठी एकांश को देख रही थी। एकांश ने उसको दोस्त बोला। काव्या सुनते ही शौक में चली गई थी। क्या वो दोस्त थे? पर ये कब हुआ, कैसे हुआ, और ये बात उसको कैसे नहीं पता? काव्या अपनी सोच में डूबी थी, पर एकांश का ध्यान उसके ऊपर नहीं था। एकांश ने खाने की प्लेट अपने सामने की और एक निवाला तोड़कर अपने मुंह में रखने वाला था कि उसकी नज़र काव्या पर गई, जो उसको मुंह खोले हैरानी से देख रही थी। एकांश ने अपनी आंखें छोटी कर लीं और काव्या के खुले मुंह में निवाला रख दिया। काव्या और शौक हो गई। एकांश ने उसको खाना खिलाया। कहीं कुछ तो गड़बड़ है। काव्या अपने ख्यालों में खोई थी, पर एकांश को सच में बहुत भूख लगी थी। एकांश ने गुस्से में कंपनी में कुछ भी नहीं खाया था, इसलिए वो फिर अपना फोन देखते हुए खाना खाने लगा। काव्या ने अपने मुंह का निवाला फिनिश किया और एकांश को देखकर बोली, आपने अपनी दोस्त से झूठ क्यों बोला? एकांश नजर तिरछी करके काव्या को देखने लगा। काव्या ने अपना तुक अंदर किया और बोली, आपकी दोस्त को बुरा लगा होगा। एकांश अपने फोन में देखते हुए बोला, वो मेरी दोस्त नहीं है। काव्या, क्या वो आपकी दोस्त नहीं है? तो आप उसको हक क्यों कर रहे थे? एकांश ने अपनी आंखें छोटी कर ली और बोला, तुमको कोई दिक्कत है मेरे किसी को हक करने से? काव्या हड़बड़ा गई और बोली, नहीं, मुझे क्या दिक्कत होगी? मैं तो बस इसलिए बोल रही थी कि वो अभी आपके साथ जाने वाली है। आपने उनसे ऐसे बातें की, उनको बुरा लगा होगा। एकांश, मैं उसको जानता नहीं और मैं उसको साथ ले जाऊंगा। नाइस जोक। काव्या हैरानी से बोली, आप उसको जानते नहीं मतलब? जब जानते नहीं तो आपको कैसे पता उसका सिलेक्शन हो गया और बिना जाने आप उससे बात कर रहे थे? एकांश ने काव्या को आंखें छोटी करके देखा और फिर से उसके मुंह में निवाला रखते हुए बोला, तो तुम मेरी बातें सुन रही थी? काव्या ने निवाला अंदर किया और बोली, मैंने नहीं सुना। आप इतनी तेज बोल रहे थे कि अपने आप सुनाई दे गया। एकांश ने अपना सिर नामे हिलाया और बोला, तो मेरे लिए स्वीट में कुछ क्यों नहीं लाई? काव्या, आप स्वीट खाते हो? एकांश, क्यों, मैं नहीं खा सकता क्या? काव्या, ऐसा नहीं है, पर मैंने सुना है बड़े लोग स्वीट नहीं खाते। तो एकांश, तो तुम अपना दिमाग कम चलाओ और मेरे लिए स्वीट लेकर आओ। काव्या ने फिर एकांश से बहस करना सही नहीं समझा और उठकर एकांश के लिए स्वीट लेने चली गई। काव्या स्वीट लेकर एकांश के पास आ रही थी कि रूही उससे टकरा गई। काव्या ने रूही को सॉरी कहा और आगे बढ़ने लगी, पर रूही ने काव्या का हाथ पकड़ लिया और बोली, बहुत स्मार्ट बन रही हो। काव्या समझी नहीं तो बोली, सॉरी, मैं समझी नहीं, आप क्या बोलना चाहती हैं? रूही, अच्छा नाटक कर लेती हो, ऐसे ही भोली भाली बनकर एकांश को फंसाया है। काव्या रूही की बात सुनकर बोली, सॉरी, आप गलत समझ रही हैं। रूही, ओह प्लीज, ये नाटक मेरे सामने मत करो। तुम्हारी जैसी लड़कियों को बहुत अच्छे से जानती हूँ। भोली भाली बनकर सिंपैथी गेन करके लड़कों को फंसाती हो, क्योंकि ऐसे तो कोई लड़का तुमको पसंद नहीं करता। तो बेचारी बनने का नाटक करो, फिर उससे दोस्ती करने का नाटक करो, उसके बाद उसका फ़ायदा उठाओ और ब्लैकमेल करो। काव्या की आंखों में आंसू आ गए और वो अपना सिर नामे हिलाते हुए कुछ बोलने की कोशिश करने लगी, लेकिन रूही उसकी ओर पास आई और चिढ़कर बोली, पर तुम्हारी दाल यहाँ नहीं गलने वाली। मेरी और एकांश की शादी बहुत जल्द होने वाली है। काव्या को एकदम से फील हुआ उसके दिल पर किसी ने पत्थर रख दिया। ऐसा नहीं था कि वो एकांत से प्यार करती थी या फिर पसंद करती थी, पर फिर भी कुछ तो था दोनों के बीच जो अनकहा सा था। एकांत से पहले उसने किसी लड़के के साथ इतनी बात नहीं की। उसकी गर्ल्स में दोस्त नहीं थी, तो बॉय में दोस्त होना तो बहुत दूर की बात थी। तो बात कहाँ से ही करती। रूही की बात सुनकर काव्या शांत हो गई और अनजाने में ही उसकी आंखों में आंसू भर आए। रूही आगे बोली, तुम शादी में जरूर आना, फ्री का खाना खाने।
क्योंकि ऐसा अच्छा खाना तो तुमको नसीब नहीं होता होगा। काव्या की आंखों से आंसू निकलकर उसके गालों पर आ गए। रूही एक शैतानी मुस्कान के साथ काव्या को देखती हुई चली गई। काव्या खड़ी थी कि एकांश उसके पास आया और काव्या के गाल पर आंसू देखकर बोला, क्या हुआ? काव्या ने तुरंत अपने गाल से आंसू पोंछे और अपना सिर नामे हिलाते हुए बोली, कुछ नहीं। फिर अपने हाथ में पकड़ा छोटा सा बाउल एकांश के सामने करते हुए बोली, स्वीट। एकांश ने काव्या को घूरते हुए कहा, अब नहीं खाना मुझे, चलो। इतना बोलकर एकांश बाहर की तरफ बढ़ गया। काव्या ने भी बाउल साइड में रखा और एक गहरी सांस लेकर एकांश के पीछे चलने लगी। कुछ समय बाद कार में फिर शांति थी, पर इस बार इस शांति में अजीब सी मायूसी और खालीपन था। काव्या एकटक बाहर देख रही थी। एकांश को भी यह शांति कुछ अजीब लग रही थी, पर उसने कुछ कहा नहीं। कुछ देर बाद एकांश शांति से गाड़ी ड्राइव कर रहा था कि काव्या का सिर उसके हाथ पर आ गिरा। एकांश ने तुरंत गाड़ी में ब्रेक लगा दी तो काव्या का सिर आगे की तरफ होने लगा। एकांश ने तुरंत काव्या के सिर पर हाथ लगा लिया और उसका सिर उठाकर सीट पर ठीक से बैठा दिया। लेकिन फिर काव्या का सिर नीचे की तरफ झुकने लगा। काव्या गहरी नींद में सो गई थी। वो कल रात से नहीं सोई थी। कल रात एकांश की वजह से उसको नींद नहीं आई थी और आज तो आधी रात निकल गई थी और इतनी शांति होने की वजह से वो कब सो गई उसको कुछ होश नहीं था। एकांश ने फिर काव्या का सिर सीट पर अच्छे से रखा, पर कोई फायदा नहीं था। हार कर एकांश ने काव्या का सिर अपने कंधे पर रखा और एक हाथ से उसका सिर पकड़कर ड्राइव करने लगा। काव्या आराम से एकांश के कंधे पर सिर रखकर सो रही थी। उस समय में एकांश ने काव्या के घर से थोड़ी दूरी पर गाड़ी रोकी और काव्या को उठाते हुए बोला, उठो, तुम्हारा घर आ गया। लेकिन काव्या बेहोश होकर सो रही थी। एकांश ने उसको एक दो बार उठाया, लेकिन वो उठी नहीं, तो एकांश ने भी अपना सर सीट से लगा लिया। नेक्स्ट मॉर्निंग चिड़ियों की आवाज़ से काव्या की नींद खुली। उसने अंगड़ाई लेते हुए अपना हाथ ऊपर किया, तो उसका हाथ एकांश की चिन पर पड़ा और अचानक से एकांश नींद में तेज आवाज में बोला, आउच। एकांश की आवाज़ सुनकर काव्या की आंखें बड़ी हो गईं। वो जल्दी से ठीक से बैठ गई। एकांश भी, जो काव्या के साथ कार में ही सो गया था, उसकी नींद भी टूट गई और वो अपनी चिन को सहराते हुए बोला, तुम्हारे अंदर मैनर्स नहीं है क्या? काव्या हैरानी से एकांश को देखते हुए बोली, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? एकांश, ओह हेलो, पहले देख लो तुम कहाँ हो। काव्या ने इधर उधर देखा तो अपने आप को कार में देख के बोली, मैं गाड़ी में क्या कर रही हूँ? फिर मन में सोचने लगी, मतलब वो रात भर घर से बाहर एकांश के साथ थी। अरे नहीं, अब तो उसको कोई बचा नहीं सकता। सोचते हुए काव्या गाड़ी के बाहर देखने लगी कि कहीं कोई है तो नहीं। काव्या की बात पर एकांश चिढ़कर बोला, तुम स्कूल में सबसे पीछे बैठती थी क्या? काव्या बाहर नजरें घुमाते हुए बोली, सर प्लीज दिमाग मत चाटिए। एकांश ने अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहा, क्या कहा तुमने? काव्या ने एकांश की तरफ देखा और अपनी टेंशन में बोली, सर प्लीज चुप रहिए। एक तो वैसे ही दिमाग की लस्सी बनी जा रही है, ऊपर से आपको अलग से इम्पोर्टेंस चाहिए। एकांश काव्या को घूर कर देखने लगा। काव्या आगे टेंशन में अपने नाखून चबाते हुए बोली, मैं रात भर घर से बाहर थी। ये बात अगर घर पर पता चल गई होगी तो आज मेरा आखिरी दिन होगा। एकांश को काव्या की बातों से गुस्सा आ रहा था। एक तो वो रात भर उसके लिए गाड़ी में सोया। रात भर काव्या कभी इधर लुढ़क रही थी तो कभी उधर, जिसकी वजह से एकांश ठीक से सो नहीं पाया। बाकी की बची रात एकांश ने काव्या को ठीक से सुलाने में बिता दी थी और काव्या उसको थैंक यू बोलने की जगह उल्टा सीधा बोल रही थी। सोचते हुए एकांश ने गुस्से में काव्या से कहा, तो तुमको किसने बोला था बेहोश होकर सो? कितना उठाया मैंने तुमको, पर नहीं, तुमको तो सोना था ना। अब सो रोड पर। काव्या एकांश को देखकर बोली, कैसे दुष्ट आदमी हो आप? एक तो मुझे अपने साथ पार्टी में ले गए, ऊपर से अब मेरे ऊपर बिल फाड़ रहे हो। अरे भगवान से डरो। गहरी नींद में सो रही थी तो क्या आप मुझे मेरे रूम में नहीं छोड़ सकते थे? वैसे तो अलादीन के जिन के जैसे मेरे रूम में प्रकट हो जाते हैं। मुझे भी वैसे ही मेरे रूम तक छोड़ देते तो क्या चाहता आपका? रात में तो कोई नहीं देखता, पर अब सुबह हो गई है। सभी मॉर्निंग वॉक पर निकलेंगे। मैं अब घर कैसे जाऊंगी? एकांश चिढ़कर बोला, इट्स योर प्रॉब्लम। मैंने कोई ठेका नहीं उठाया है तुम्हारा। सोई तुम थी, मैं नहीं। मैं ले गया था तो मैंने तुमको घर पर वापस लाकर छोड़ा भी। तुम नहीं उठी तो ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है।
मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी की, अब तुम अपना समझती बैठो। मुझे कोई लेना देना नहीं है तुमको अब कैसे घर जाना है कैसे नहीं, जाना भी है कि नहीं, जो करना है करो, पर इस कार के बाहर तो तुरंत मेरी गाड़ी से बाहर निकलो। काव्या एकांश को सीरियस होकर देखने लगी। एकांश गुस्से में गाड़ी में हाथ मारते हुए बोला, तुमको रात में ही कार से बाहर फेंक के चले जाना चाहिए था, बेकारी तुम्हारे बारे में सोचा। काव्या उदासी से एकांश को देखने लगी। एकांश गुस्से में कार से बाहर आया और काव्या को कार से बाहर निकालकर गुस्से में चला गया। काव्या बस हैरानी से एकांश को देखती रह गई। एकांश काव्या को छोड़कर चला गया। काव्या घबराई हुई सी इधर उधर देखकर कि कहीं कोई देख न ले, छुपते हुए अपने कमरे की खिड़की तक आई और उछलकर खिड़की पर बैठी और अंदर आई कि उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। विजय जी और रमा जी उसके रूम में बैठे थे। रमा जी की आंखें गुस्से में आग उगल रही थीं और विजय की आंखों में नमी थी। काव्या दोनों को देखकर स्टैचू जैसी हो गई थी। अब ना उसके अंदर आगे कदम बढ़ाने की हिम्मत थी और ना कुछ बोलने के लिए मुंह में शब्द। उसका दिल अब डर से इस कदर तेज चल रहा था कि उसको ऐसा लग रहा था वो अपनी आखिरी सांसें ले रही है। रमा जी काव्या को देखकर गुस्से में गरजती हुई बोली, आ गई हमारा मुंह काला करवा के। वैसे ही तेरा मुंह काला है और कितना करवाएगी। काव्या रमा जी की बातें सुनकर रोने लगी। रमा जी फिर गरजते हुए बोली, कब से हमारी नाक के नीचे ये सब कर रही है। काव्या की आंखों से आंसू की धारा निकलने लगी और वो अपना सिर नामे हिलाते हुए रमा जी के पास आई और बोली, माँ। पर उसका इतना ही बोलना था कि रमा जी ने घसीट के तमाचा काव्या को लगा दिया। काव्या ने रोते हुए अपने गाल पर हाथ रख लिया। रमा जी गुस्से में बोली, एक शब्द मत बोलना, आज से तेरा घर से निकलना बंद। सलोनी ने तेरे लिए रिश्ता बताया है, आज ही वो देखने आएंगे। अगर उन्होंने तुझे पसंद कर लिया तो आज ही तेरी सगाई होगी और 4 दिनों में तेरी शादी। तुझ जैसी कलमुई को अब मैं और अपने घर में नहीं देख सकती। पता नहीं कौन से पाप किए थे मैंने जो तुझ जैसी मनहूस मेरी कोख से पैदा हुई। पैदा होते ही अपने बाप को खा गई। जैसे जैसे बड़ी हुई घर परिवार सबने छोड़ दिया मुझे। कितनी मुश्किलों का सामना किया, फिर कहीं जाकर विजय जी ने 2 बच्चों के साथ मेरा हाथ थामा। पर तुझ जैसी मनहूस ने उनकी इज्जत तक नहीं की, उनकी इज्जत की भी धज्जियां उड़ाकर रख दी। सारे मोहल्ले में तेरी रात को किसी गाड़ी में बैठ के जाते हुए वीडियो घूम रही है। अरे इतना ही तुझे अपने आशिक के साथ घूमने का शौक है तो एक बार में ही क्यों नहीं भाग जाती उसके साथ। कम से कम हम लोग ये तो बोल सकेंगे कि भाग गई हमारी बेटी। धंधे जैसे गलत शब्द तो नहीं सुनने पड़ेंगे हम लोगों को। काव्या बस रोई जा रही थी। उसने फिर कुछ बोलने की हिम्मत नहीं की, पर रमा जी ने उसको धक्का देते हुए कहा, माँ मत बोल मुझे। बोल कर रमा जी गुस्से में कमरे से बाहर चली गईं। विजय जी आंखों में आंसू लिए एक कोने में दीवार से टेक लेकर खड़े थे। काव्या ने जमीन पर खड़े हुए उनको देखा और जल्दी से उठकर उनके पास आई और बोली, पापा। विजय जी ने अपनी आंखें बंद कर लीं और उनकी आंखों में भरे आंसू उनके गाल पर आ गए। काव्या को अपना दिल कुचलता हुआ महसूस हुआ। उसने विजय जी के हाथ पकड़ लिए और रोते हुए बोली, पापा मैंने कुछ गलत काम नहीं किया, मैं आपको सब एक्सप्लेन कर सकती हूँ। पापा मेरे ऊपर विश्वास तो है ना आपको। विजय जी ने अपने हाथ काव्या से छुड़ा लिए और बोले, मेरे प्यार में कहीं कमी रह गई थी क्या। काव्या आंखों में आंसू लिए बेचारगी से विजय जी को देखने लगी। विजय जी आगे बोले, जैसा तुम्हारी माँ ने कहा तुम अब वैसा ही करो, क्योंकि जो तुमने मेरे विश्वास के साथ किया है उसके बाद मैं अब लोगों की नज़रों का सामना नहीं कर पाऊंगा। काव्या रोते हुए अपना सिर नामे हिलाने लगी। विजय जी भी रूम के बाहर जाने लगे तो काव्या ने उनका हाथ पकड़कर रोते हुए कहा, पापा प्लीज एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। विजय जी ने काव्या से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, अब कुछ सुनने को नहीं बचा। इतना बोलकर विजय जी रूम से बाहर चले गए। काव्या वहीं घुटने के बल बैठकर जोर जोर से रोने लगी। तभी उसकी नज़र एकांश की पहनी जैकेट पर गई। काव्या ने रोते हुए अपनी जैकेट निकाली और जमीन पर फेंकते हुए बोली, क्यों क्यों क्या बिगाड़ा था मैंने आपका जो आपने ऐसा किया। क्यों बार बार मेरे घर आए, क्यों मैं गई आपके साथ। मेरे पापा जिन्होंने हमेशा मुझे प्यार दिया, आज आपकी वजह से वो मुझसे दूर हो गए। एकांश गुस्से में घर आया और फ्रेश होकर कंपनी के लिए निकल गया। कंपनी में भी एकांश आज गुस्से में ही था।
अखिल भी ये बात महसूस कर चुका था, इसलिए वो आज एकांश से दूर ही था। वो एकांश के गुस्से को अच्छे से जानता था। एकांश काम तो कर रहा था, पर उसका पूरा ध्यान काव्या पर था। वो अपना गुस्सा काव्या पर निकालना चाहता था, लेकिन लंच टाइम हो गया था, पर काव्या आज एक बार भी उसके केबिन में नहीं आई। जब एकांश से गुस्सा बर्दाश्त नहीं हुआ, तो उसने मैनेजर से उस प्रोजेक्ट की फाइल मांगी जो काव्या रेडी कर रही थी। मैनेजर ने एकांश को बताया, आज तो काव्या आई ही नहीं, इसलिए प्रोजेक्ट फाइल रेडी नहीं हुई। काव्या कंपनी नहीं आई। ये बात जानकर एकांश की गुस्सा चिंता में बदल गई। क्या काव्या के घर में पता चल गया? वो रात में घर से बाहर थी। सोचते हुए एकांश उठा और जल्दी से अपने केबिन से बाहर निकल गया। अखिल तो नासमझी से बस एकांश को देखता रह गया। एकांश को हुआ क्या है, उसको समझ में नहीं आ रहा था। एकांश कुछ ही देर में काव्या के घर पहुंच गया। दोपहर हो गई थी, तो मोहल्ले में सन्नाटा था। कोई भी होता तो भी एकांश को फर्क नहीं पड़ता था। वो काव्या के रूम में खिड़की के पास आया तो खिड़की लॉक थी और उसमें पर्दा भी पड़ा था। एकांश ने गुस्से में गिलास में हाथ मारकर गिलास तोड़ दिया और अंदर से विंडो ओपन करके रूम के अंदर आया तो रूम में काव्या नहीं थी, पर बाहर से कुछ लोगों की आवाजें आ रही थी। एकांश रूम से थोड़ा बाहर आया तो बाहर बैठक में ही उसको काव्या चेयर पर बैठी दिखी और उसके बगल में एक लड़का भी बैठा था। और भी कुछ लोग बैठे थे, लेकिन एकांश किसी को नहीं पहचानता था। एकांश ने आंखें छोटी कर लीं और फिर काव्या को ऊपर से नीचे तक देखने लगा। काव्या ने साड़ी पहने थी। वो कुछ अच्छे से रेडी हुई थी, लेकिन उसकी आंखें सूजी हुई थीं। उसके फेस पर अलग ही उदासी लग रही थी। काव्या अपनी नज़र नीची करके बैठी थी। एकांश ने फिर उसके बगल में बैठे लड़के को देखा। लड़का देखने में बड़ी उम्र का लग रहा था, लंबा चौड़ा, देखने में ऐसा जैसे दो बच्चों का बाप हो। काव्या उसके बगल में बैठी किसी बच्ची की जैसी लग रही थी। एकांश समझने की कोशिश कर रहा था कि हो क्या रहा है, कि रमा जी प्लेट में रिंग लेकर आई और दोनों के सामने कर दी। उस लड़के ने मुस्कुराते हुए रिंग उठाई और काव्या का हाथ पकड़कर रिंग फिगर में पहना दी। एकांश की आंखें बड़ी हो गई और उसको समझते देर नहीं लगी काव्या की सगाई हो रही है। एकांश की आंखें फिर लाल पड़ गईं। रमा जी ने फिर काव्या के हाथ में जबरदस्ती अंगूठी पकड़ा दी और इशारे से उसको कुछ कहने लगी। काव्या ने नम आंखों से उनको देखा, फिर विजय जी को देखा। विजय जी एकदम शांत बैठे थे। काव्या ने अपने दिल को दबा हुआ महसूस किया, फिर कुछ सोचकर उस लड़के को रिंग पहना दी। रमा जी फिर सबका मुंह मीठा कराकर बोली, जब सब तय हो गया है तो मैं पंडित जी से बात कर लेती हूँ। जो सबसे पहला मुहूर्त होगा उसमें शादी कर देंगे। लड़के की माँ ने कहा, जी आप अभी बात कर लीजिए। रमा जी तो और खुश हो गई और उन्होंने तुरंत पंडित जी को फोन करके शादी के लिए कौन सा दिन शुभ मुहूर्त रहेगा पूछ लिया। पंडित जी ने बताया, एक 2 दिन बाद का मुहूर्त है और एक महीने बाद का। रमा जी ने दोनों मुहूर्त की बात लड़के वालों के सामने रखी। लड़के वाले सोचने लगे और रमा जी जल्द से जल्द काव्या की शादी कर देना चाहती थी, इसलिए उन्होंने अपनी बात पहले लड़के वालों के सामने रख दी कि उनको तो वैसे ही 4 लोगों के बीच शादी करनी है, तो 2 दिन बाद जो मुहूर्त है उसमें ही कर देते हैं। लड़के वालों ने आपस में बात की और हाँ बोल दिया। काव्या आंखों में आंसू भरे सिर नीचे किए बैठी सब सुन रही थी। सभी बातें कर रहे थे कि एक 6 साल का बच्चा अंदर आया और उस लड़के का हाथ पकड़कर बोला, पापा कोमल मुझे मार रही है। तभी एक 4 साल की बच्ची भी भागते हुए आई और उस लड़के से बोली, पापा मैं नहीं, भैया मुझे मार रहे हैं। वो लड़का दोनों को समझाने लगा कि उस लड़की की माँ बोली, अब तुम क्यों समझा रहे हो, इनकी नई माँ आ रही है ना सब समझाने को। विकास उस औरत की बात सुनकर और शौक हो गया। मतलब उसने जैसा अनुमान लगाया था, वो लड़का सच में 2 बच्चों का बाप था। थोड़ी देर में रमा जी ने सबकी विदाई की और सभी चले गए। सबके जाते ही रमा जी काव्या के पास आईं और उसकी बाजू कसकर पकड़ते हुए बोली, 2 दिन शांति से बनी रहे, फिर तेरा और हमारा कोई रिश्ता नहीं। इतना बोलकर रमा जी चली गईं। काव्या ने नजरें उठाकर विजय जी को देखा तो वो भी कुछ नहीं बोले और चले गए। काव्या आंखों में आंसू लिए अपने रूम में आ गई, पर जैसे ही वो रूम में आई, एकांश ने उसका हाथ पकड़ा और दीवार से लगाकर गुस्से में बोला, ये क्या ड्रामा है। काव्या एकांश को अपने रूम में देखकर हैरान हो गई।
काव्या एकदम से शॉक हो गई और एकांश को हैरानी से देखने लगी। एकांश काव्या को घूरते हुए बोला, मैंने कुछ पूछा? काव्या अपने सेंस में आई और जल्दी से एकांश को धक्का देकर अपने आप से दूर किया और डोर बंद करने लगी। एकांश ने अपनी आंखें छोटी कर लीं। काव्या डोर लॉक कर रही थी कि एकांश ने उसकी बाजू पकड़ी और अपनी तरफ घुमाकर बोला, मुझे नाटक नहीं पसंद। मैंने कुछ पूछा तो तुरंत जवाब दो। काव्या ने गुस्से में एकांश को देखा और धक्का देते हुए बोली, आपने मेरी लाइफ का तमाशा बना कर रखा है और मुझसे सवाल कर रहे हो? एकांश काव्या को घूर कर देखने लगा। काव्या अपने दिल का दर्द बयान करते हुए बोली, आपकी वजह से मेरे पापा आज मुझसे बात नहीं कर रहे। क्या बिगाड़ा है मैंने आपका जो आप मेरी लाइफ में राहु केतु बनकर बैठे हैं? वैसे मुसीबत कम थी जो आप और पिटारा लेकर आ गए। आप बड़े लोगों के घर में देर रात किसी लड़के के साथ जाना नॉर्मल होता होगा, पर हमारे जैसे छोटे परिवार में ऐसा नहीं होता। आपकी वजह से पूरे मोहल्ले में मेरे पापा की नाक कट गई और आप सोने पर सुहागा और कर दो बार बार मेरे घर आकर। इतने से आपका पेट नहीं भरा क्या? और क्या चाहते हो, मैं सूली पर चढ़ जाऊं? एकांश ने काव्या को घूरते हुए कहा, तुम्हारी फैमिली को तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं है तो इसमें मेरी गलती नहीं है। काव्या आंखों में आंसू लिए हैरानी से एकांश को देखते हुए बोली, आपको बिल्कुल इस बात का एहसास नहीं है ना आपकी वजह से क्या हुआ है? एकांश, कुछ भी हुआ हो तो क्या तुम दो बच्चों के फादर से शादी करने के लिए हाँ कर दोगी? काव्या एकदम से शांत हो गई, फिर बोली, जिससे मेरे पापा मुझसे बात करने लगे मैं वो हर काम करूंगी। एकांश चिढ़कर बोला, तुम कुछ महान और कुछ तुम्हारे पेरेंट्स। मुझे तो समझ में नहीं आता अपने ही बच्चे के साथ ऐसा कौन करता है। शादी ही करनी थी ना तुम्हारी तो किसी भी लड़के से कर देते। दो बच्चों का फादर ही मिला था। तुमको नहीं लगता ये सब जानबूझकर किया जा रहा है? फायदा उठाया जा रहा है तुम्हारी एक छोटी सी गलती का। काव्या शांत हो गई और सोचने लगी। एकांश उसके पास आया और उसकी दोनों बाजू पकड़कर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, अपने लिए आवाज उठाओ, मना कर दो इस शादी के लिए। काव्या की आंखें बड़ी हो गईं और वो एकांत से अपने हाथ छुड़ाते हुए बोली, ये क्या बोल रहे हैं? मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। अगर मेरे पेरेंट्स को इससे खुशी मिलेगी तो यही सही। एकांत ने गुस्से में काव्या को देखते हुए कहा, तो तुम शादी के लिए मना नहीं करोगी? काव्या एकांत को देखते हुए बोली, सर ये मेरी लाइफ है, मैं किसी से भी शादी करूं, आपको क्या दिक्कत है? एकांत 2 मिनट शांत रहा, फिर गुस्से में बोला, मुझे दिक्कत है क्योंकि मैं तुम्हारी वजह से यहाँ हूँ और तुम शादी करके हमारी डील तोड़ना चाहती हो। भले मैं अपने डैड से गुस्सा हूँ पर उनकी इंसल्ट करने वाले किसी को भी ऐसे ही नहीं जाने दूंगा। तुम्हारे जैसा कोई भी ऐरा गैरा आकर मेरे डैड को कुछ भी बोल के नहीं जा सकता। काव्या की आंखों में आंसू आ गए। एक पल को तो उसने कुछ और ही सोच लिया था। एकांश काव्या को घूरते हुए बोला, तुमको शादी करनी है तो आराम से करो, पर मैं भी देखता हूँ ये शादी कैसे होती है। जब तक हमारी डील पूरी नहीं होगी तुमको मैं भागने नहीं दूंगा। काव्या की आंखों में भरे आंसू बाहर आ गए और वो बोली, ठीक है मैं हार मानती हूँ। आप चाहते थे ना मैं आपके डैड से सारी मीडिया के सामने सॉरी बोलूँ, तो मैं वो करने को रेडी हूँ। एकांश ने गुस्से में अपनी मुट्ठी भींच ली। उसका गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था और वजह उसको भी नहीं पता थी। काव्या ने फिर कहा, तो अब आप यहाँ से जाइए, आप जब बोलेंगे मैं माफ़ी मांगने आ जाऊंगी। एकांश चिढ़कर बोला, ठीक है अपनी शादी वाले दिन रेडी रहना। इतना बोलकर एकांश गुस्से में चला गया। काव्या आंखों में आंसू लिए उसको देखती रह गई। एकांश को जरूरत से ज्यादा गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो दोबारा कंपनी नहीं गया और सीधा अपने घर आ गया। पर जैसे ही वो अंदर आया उसका गुस्सा और बढ़ गया। रूही, मिस्टर सिंह और रणवीर जी और एकांश की दादी सभी हॉल में बैठे थे। एकांश को देखकर रूही उसके पास आई और एकांश का हाथ पकड़कर धीरे से बोली, कांग्रेचुलेसन, अब मैं पूरे हक से तुम्हारे साथ जाऊंगी। एकांश आंखें छोटी करके रूही को देखने लगा। रूही मुस्कुराते हुए बोली, हमारे पेरेंट्स ने हमारी शादी तय कर दी, जल्दी ही मैं तुम्हारी वाइफ बनकर जाऊंगी। आई एम सो हैप्पी। एकांश की आंखें बड़ी हो गईं और वो रूही का हाथ झटकते हुए बोला, व्हाट नॉनसेंस। सभी एकांश को देखने लगे। रूही भी एकांश की तेज आवाज से डर गई थी। रणवीर जी बात को समझते हुए एकांश के पास आए और धीरे से बोले, बेटा क्या हुआ? एकांश गुस्से में बोला,
आपने मुझसे पूछे बिना मेरी शादी तय कैसे की? रणवीर जी एकदम शांत हो गए, फिर बोले, तुम्हारी माँ यही चाहती थी कि तुम्हारी शादी रूही से हो। एक अंश, क्या सच में आप माँ की वजह से ऐसा कर रहे हैं या अपने बिजनेस में फायदे के लिए? माँ कभी मुझसे पूछे बिना कुछ नहीं करती। माँ मेरे बोले बिना समझ जाती थी कि मुझे क्या चाहिए, और आपको बस आपका फायदा दिखता है। उसके आगे आपने माँ को भी समय नहीं दिया और वो चली गई हम सबको छोड़कर। रणबीर जी की आंखों में हल्की नमी तैर गई। मिस्टर सिंह अपनी जगह पर खड़े हो गए और रणबीर जी से बोले, मुझे चलना चाहिए। इतना बोलकर मिस्टर सिंह रूही के पास आए और उसका हाथ पकड़कर ले जाने लगे। रूही रोने लगी और बोली, पापा प्लीज एकांत से बात करिए ना। मिस्टर सिंह ने कोई जवाब नहीं दिया और रूही को लेकर चले गए। रणबीर जी ने एकांत को देखकर कहा, तुम्हारी माँ की विश पूरी करने के लिए। रणबीर जी इतना ही बोले थे कि एकांत बीच में बोला, माँ ने बचपन में ऐसे ही खेल खेल में रूही से बोल दिया था वो उसकी शादी मुझसे करवाएंगी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आज अगर माँ होती तो वही बात मुझ पर थोपती। रणबीर जी एकांश को देखने लगे। एकांश आगे बोला, डैड आप ना कभी माँ को समझ पाए ना मुझे। आप कभी नहीं समझ पाए हम दोनों को क्या चाहिए, हम दोनों की खुशी किसमें है। माँ भी ऐसे ही चली गई और मैं। एकांश अपनी बात अधूरी छोड़कर अपने रूम में चला गया। रणबीर जी की आंखें हल्की नम हो गईं। उन्होंने अपनी माँ को एक नज़र देखा और चले गए। एकांश की दादी मीना जी भी परेशान हो गईं, लेकिन कुछ दूर पर खड़ा एक लड़का मुस्कुरा रहा था। एकांश अपने रूम में आया तो गुस्से में सारा सामान इधर उधर फेंकने लगा। वो जानता था उसने अभी गलती की। उसको दूसरों के सामने अपने डैड से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, पर वो अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाया। काव्या का शादी के लिए मना ना करना उसको इस कदर गुस्सा दिला रहा था कि उसको ऐसा लग रहा था जैसे उसके दिमाग की नसें फट जाएंगी। एक तो वो काव्या की वजह से गुस्से में था, ऊपर से रूही अलग से उससे शादी के लिए पीछे पड़ी है। एकांश रूही को बिल्कुल पसंद नहीं करता था, पर मिस्टर सिंह और रणबीर जी बहुत पुराने दोस्त थे, तो अक्सर रूही घर आ जाया करती थी। तब एकांश और रूही भी छोटे थे, तो एकांश की माँ ने ऐसे ही हंसी मजाक में रूही से बोल दिया था, मैं तुमको अपनी बहू बनाऊंगी। तब से रूही एकांश के पीछे ही पड़ी रहती थी और एकांश को बहुत चिढ़ होती थी। वो रूही को अच्छे से जानता था। रूही बस अपना क्लास मेंटेन करने के लिए उससे शादी करना चाहती थी। बाकी रूही को कोई प्यार नहीं है उससे। एकांश गुस्से में अपना सिर पकड़कर बेड पर बैठ गया तो मीना जी उसके रूम में आई और रूम का हाल देखकर समझ गई एकांश बहुत गुस्से में है। मीना जी अपनी व्हीलचेयर कंट्रोल करते हुए एकांश के पास आई और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, इतना गुस्सा अच्छा नहीं होता। एकांश ने मीना जी को देखा और जमीन पर बैठ गया और अपना सिर उनकी गोद में रखते हुए बोला, दादी मुझे वो रूही बिल्कुल पसंद नहीं है। मीना जी मुस्कुरा दी और बोली, तो जिसको तुम पसंद करते हो उससे शादी कर लो। एकांश अपना सिर उठाकर मीना जी को देखने लगा। मीना जी मुस्कुराकर बोली, रूही के लिए हाँ मैंने कहा था, तेरे डैड ने नहीं। एकांश मीना जी को शांति से देखने लगा। मीना जी आगे बोली, मेरी कुछ ही समय की जिंदगी बाकी है, उसमें मैं बस तुम्हारी दुल्हन देखना चाहती हूँ। एकांश, दादी जी आप ऐसी बात क्यों कर रही हैं? मीना जी, बेटा मेरी क्या कंडीशन है मैं अच्छे से जानती हूँ, इसलिए चाहती हूँ अपनी आंखों से तुम्हारी शादी होते देख लूँ। क्या पता तेरी शादी होने से जो लड़की इस घर में आए वो तेरे और रणवीर जी के बीच का रिश्ता अच्छा कर दे, फिर चैन से मर जाऊंगी। एकांश ने मीना जी की गोद में अपना सर रखकर कहा, आपको कुछ नहीं होगा, आप बेकार में ऐसी बातें मत किया करो। मीना जी एकांश के सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, तो मेरे लिए बहू ले आओ, मेरी जिंदगी के कुछ और साल बढ़ जाएंगे। एकांश ने कोई जवाब नहीं दिया और अपनी आंखें बंद कर लीं। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।